राजस्थान में सियासत गर्म है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो। हमारे साथ में राजनीति के चाणक्य हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज जी सिंघवी। वर्तमान में किस तरह के हालात हैं पार्टियों के, और आप भविष्यवेत्ता भी माने जाते हैं, क्या कह रहा है आपका पंचांग? कौन पार्टी ऊपर जाएगी, कौन पार्टी नीचे आएगी, कौन राजनेता ऊपर जाएगा, कौन राजनेता नीचे आएगा, और किसका भविष्य अदर जुल्म में है, कौन शिखर पर चढ़ेगा, बताएं सर। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है आपने जी। और जवाब बड़ा उलझन भरा है। सवाल यह है कि पार्टियों का नेतृत्व कौन करेगा, यह तय होगा तब इसका जवाब दिया जाएगा। जब यह मालूम ही नहीं कि दूल्हा कौन बनेगा तो बारातियों की संख्या कैसे बताई जा सकती है। अगर कांग्रेस का दूल्हा अशोक गहलोत रहता है तो चुनाव है ही नहीं। फिर तो कांग्रेस के आने वाले, जीतकर आने वाले विधायकों की संख्या मिनी बस के बराबर ही हो जाएगी। लेकिन अगर सचिन पायलट आता है तो भारतीय जनता पार्टी को दांत खट्टे हो जाएंगे, उनका सारा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए जब तक यह तय नहीं हो कि किस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, तब तक मैं कैसे जवाब दूं। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वसुंधरा तो करेगी नहीं, ये तो करीब करीब तय है। अब पीछे बचे लोगों में कौन नेतृत्व करेगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे हिसाब से जो 5-6 दूल्हे बने हुए हैं, उनमें से किसी के आपने स्वयंवर में धनुष तोड़ने का योग नहीं है। आप उदाहरण ले लीजिए, सबसे पहला नाम लिया जाए ओम माथुर का, कोई चांस ही नहीं है। ही हैज नो चांस ऑफ एनीवेयर टू स्टैंड। उसके बाद आता वैष्णव का रेल मंत्री, कोई लेने देने नहीं है राजस्थान का। राजस्थान के लूले लगड़े भी उनको नहीं जानते हैं। इसके बाद में नाम आता है राजेंद्र राठौड़ का, तो वो तो अभी यंग मैन है। ही कैन बी डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर, नॉट मोर देन दैट। पहले मंत्री रहा फिर बन जाएगा, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। उसके बाद में नाम आता है, आप बताओ, उसके नाम सतीश पूनिया का। गुड ऑर्गेनाइजर, गुड वर्कर, बट नॉट फिट फॉर चीफ मिनिस्टरशिप, क्योंकि उसने संगठनात्मक शक्ति का परिचय दिया है, प्रशासकीय शक्ति का परिचय है ही नहीं, नजदीक भी नहीं है कहीं। अगर वो आ गए तो अपनी स्पेलिंग भी राइट नहीं लिख पाएंगे, ये मैं आपसे बता रहा हूं। उसके बाद में नाम आता है, आप बताएं, कोई पुरानों में आ सकता है, गुलाब चंद कटारिया आज भी सबसे ज्यादा संभावित नाम है। क्यों है कि उम्र का तो तकाजा खत्म हो गया। उम्र का कानून तो मोदी जी ने मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी को अलग रखने के लिए काम में लिया था। अब वो खुद 75 के ऊपर के हो जाएंगे तो 75 का कानून रहेगा नहीं। इस कानून की जगह कानून बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हिम्मत वाला आदमी होना चाहिए, पार्टी का निष्ठावान होना चाहिए, पुराना इतिहास होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ईमानदार हो। ये सारे गुण गुलाब चंद कटारिया में है। इसलिए मैं गुलाब चंद कटारिया के नाम को नजरअंदाज नहीं करता। अब युवा पीढ़ी में भी नाम एक दो तो चलने चाहिए। युवा पीढ़ी में अब तक जितने नाम है, मैं इन सब में दिया कुमारी के नाम को सर्वाधिक योग्य मानता हूं, क्योंकि आरोप नहीं है, आरोप मुक्त है, निश्चल छवि है, जयपुर के राजघराने की महारानी है, समृद्ध है। इसके बाद लोग हैं, 6 लाख वोट से चुनाव जीती है पार्लियामेंट का, भारत में इतिहास रचा इन्होंने। पुराना जी जीती, सवाई माधोपुर गई तो वहां जीती, राजसमंद आई तो वहां जीती। मेरे हिसाब से गुलाब चंद कटारिया और दिया कुमारी की जो टीम है, ये भाजपा का नेतृत्व करेगी। और अगर ऐसा हो गया तो संघ पूरी ताकत से गुलाब जी के कारण एक्टिव होगा, और बाकी राजघराने और बाकी लोग जो हैं वो दिया के कारण एक्टिव होंगे। ये टीम चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सचिन पायलट आ गया सामने तो मैं 9-10 जिले ऐसे बताऊंगा भाजपा को दांत खट्टे हो जाएंगे। दौसा से लेके, सवाई माधोपुर से लेके, करौली से लेके, भरतपुर से लेकर के, अलवर से लेकर के, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, इनमें जाट गुजर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये जो हवा में है ना, जो कहते हैं कांग्रेस मिनी बस में आएगी, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको भी वॉल्वो बस खरीदनी पड़े। इसलिए मैं मानता हूँ टक्कर बराबरी की है। आपने पूछा हालात क्या, मैंने बता दिया। मैंने आपके बिना कहीं नेतृत्व का हाल बता दिया। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मेरा क्या रोल रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ, मैं यात्रा पर निकल रहा हूँ, जो पहले भी निकला था, और मैंने 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो दिया कुमारी के नाम को उठा दिया था। अब मेरी यात्रा का मकसद है तलाश। मैं 2-4-5 गाड़ी इकट्ठी करूंगा, लोगों से मांगूंगा, लोग मदद करेंगे मेरी, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, जाऊंगा वहां। मेरी तलाश का नाम है तलाश, यात्रा का नाम है तलाश। किसकी? जो पार्टी के कारण प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, पक्षपात के कारण जिनके टिकट काट दिए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस में कटे हो, चाहे भाजपा में कटे हो, उन लोगों में से योग्य लोगों को, और वो निर्दलीय जो ताकतवर है, हनुमान बेनीवाल टाइप है, किरोड़ीलाल मीणा टाइप है, ऐसे मजबूत लोगों को मैं ढूंढूंगा और 50-60 आदमी लड़ाऊंगा। अगर सचिन और भाजपा के टकराट हो गई तो दोनों 80 के आसपास रहेगी, तो मेरी पार्टी तय करेगी। फिर हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल जी मीणा मिलकर तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी हो सकता हूँ, हनुमान भी हो सकता है, किरोड़ी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर हमारे सबके चेहरे उज्जवल है। किसी के चेहरे पर खारिक नहीं है, दाग लगा नहीं है। अरे आज कल तो भवर सिंह पलाड़ा का भी फोन आया है कि मैं भी अपनी टीम बना के रहना चाहता हूँ। मेरे पास में वो भी आया, जयवीर गोदारा, और वो मध्य प्रदेश वाले भी आए थे।
उनके साथ में केसर सिंह भी आया था, उसने भी कहा हमारी टीम बनाएंगे, मरुधर की पार्टी बनाएंगे। मरुधर पार्टी बनी, हमारी शुभकामना, उनके लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, रालोपा के आदमी भी जुड़ेंगे, हनुमान और किरोड़ी के आदमी भी जुड़ेंगे। अगर ये टकराव हो गया तो निश्चित रूप से सरकार हम बनाएंगे। इस बार भी मैं नहीं बनाई सरकार, बनाई इसलिए कि भाजपा ने मुझे पूछा तक नहीं। तो मेरे जो 7-8 MLA में लाया था, अहमद पटेल मेरे भाई की तरह घर आ गया, उसके साथ राजीव शुक्ला और मुकुल वासनिक आ गए, हमने बात कर ली। अगर एक फॉर्म भी मेरे पास भाजपा के नेताओं का आ जाता तो ये सरकार बनती नहीं। मगर अपना अपना अहंकार है, अपना अपना गर्व है, अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना मूल्यांकन है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता। आपने सवाल पूछा, मैंने चतुरंगी उसका जवाब दे दिया आपको। चंद्रराज जी, राजनीति में अशोक गहलोत को जादूगर माना जाता है और इस जादूगरी के चलते वो राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़े के बाद में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कार्यकाल उनका रहा है और वो सबके चहेते भी हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सब उनको मानते भी हैं कि राजस्थान में एक लेडी मानती है सोनिया गांधी जी। जो 3 नाम जो तीनों सोनिया गांधी के अंग है। गैर गांधी परिवार के एक आदमी बताओ जो अशोक गहलोत को चाहता हो, एक का तो नाम दो। अशोक गहलोत का 40 साल का हमारा डिफरेंस रहा, उसकी हिस्ट्री ले लो। 10 साल तक भैरू सिंह जी रहे, इनको अंदर नहीं घुसने दिया। 10 साल तक हरदेव जोशी रहे, अंदर नहीं घुसने दिया। 10 साल वसुंधरा रही तो अंदर नहीं घुसने दिया। मैं तीनों में टोटल पावरफुल था, 2 में मंत्री बना, मैं कैबिनेट मंत्री बना। तो अशोक गहलोत जादूगर होते तो पूछो कि 10 साल तक वसुंधरा क्यों रही, 10 साल तक भैरू सिंह जी क्यों रहे, 10 साल तक हरदेव जोशी क्यों नहीं रहे। ये कोई जादूगर वादूगर की नौटंकी को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन भाग्यवान है। आप मुझे ये बताइए, परशुराम के 80% MLA होते भी इसको मौका दे दिया। दूसरी बार सीपी जोशी बेचारा 1 वोट से हार गया और तीसरी बार हमारे से झगड़ा करके भाजपा ने अपने कर्म खराब कर दिए। इसका रोल बताओ, क्या योग्यता बताओ। अभी इसने कहा आज के स्टेटमेंट में कि मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों को राजनीति सिखाऊंगी। आप क्या सिखाओगे कि हाईकमांड को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, 1 चैप्टर। दूसरा चैप्टर पैसे कैसे बनाए जाए, 2 चैप्टर। तीसरा चैप्टर हाईकमांड को खरीदा कैसे जाए, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है कि लोगों को गलतफहमी में कैसे रखा जाए। 5वां फैक्टर अपने विरोधियों को बदनाम कैसे किया जाए। 6ठा चैप्टर का खुददारों को गद्दार कैसे साबित किया जाए। ये तो सिखाओगे। इससे अच्छा घर बैठो, भगवान के लिए जो आपको मिल गया भाग्य की देन है, आप भाग्यवान कैसे हो इसकी शिक्षा दे सकते हो। मैं कोई आपको जादूगर नहीं मानता, बाजीगर नहीं मानता, कारीगर नहीं मानता, लेकिन भाग्यवान मानता हूं। और आप भाग्यवान हो क्योंकि मैं झूठ बोलता ही नहीं, सच बोलता हूं, इसलिए हमें आनी बढ़ता। अभी इन्होंने कहा कि आप सब किसको बनाया, क्यों बनाया। उस समय शुरू में ये संजय गांधी के निकटतम थे। संजय की मौत के बाद एक रात में आप सोनिया जी के पास, इंदिरा जी और सोनिया के साथ चले गए। तो नतीजा क्या हुआ, आपको डिप्टी मिनिस्टर बनाया, 2 महीने रहे आप। सेकंड टाइम बनाया, फिर 2-3 महीने रहे, फिर 98 तक नाम ही नहीं रहा। तो मैं आपको जादूगर कैसे मान लूं। आप जादूगर है तो मुझे बताओ, आपके घोर विरोधी होने के बाद भी आपके विरोधी मंत्रिमंडल में आए हैं, मंत्री बने हैं, राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं। मैं तो उसका उदाहरण, अपना उदाहरण देना नहीं चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आप जादूगर कैसे हो। क्या आपने 10 साल वसुंधरा को रोक लिया, क्या आपने भैरू सिंह को 10 साल रोक लिया, क्या आपने हरदेव जोशी को 10 साल रोक लिया। 30 साल तक आपकी जादूगरी कहां थी। मगर आप में एक गुण है, आप सामाजिक रिश्ते निभाने में बहुत अच्छे आदमी हो। मैं इस बात की आपकी तारीफ करूंगा। आप हर आदमी के दुख, दर्द, मौत, मृत्यु, जीवन पे जाते हो। आपका इतना घोर आलोचक होने के बाद भी हमारे घर में जो घटनाएं हुई, शादी, ब्याह, मौत, मृत्यु, हर एक में आप आए। आपके इस सोशल संबंधों की मैं तारीफ करता हूं, मगर आपकी राजनीतिक कौशल की मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि वो है ही नहीं। जो जी है नहीं उसकी तारीफ कैसे करूं, और जो है उसको मैं कैसे नहीं मानूं। वरना लोग मुझे कहेंगे कि भाषण झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोलता ही नहीं। मेरे भी भगवान के सामने कसम लेके क्या हुआ है कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज तक मैंने इसको पाला है और आगे भी पालूंगा। इसलिए मैं गहलोत जी के विरोधी के रूप में नहीं बोलता हूं, आलोचक के रूप में बोलता हूं। और हमारा तो ये विरोध रहेगा ही रहेगा। आप मुझे बताओ ना, आपका अचीवमेंट क्या है। इस बार आपने 90 MLA का विद्रोह करवा दिया, क्या ये आपकी खुददारी थी। सचिन पायलट ने जो किया वो तो आपने उसको सजा दे दी, उसके गद्दारी की उसको सजा मिल गई, उसके विरोध की उसको सजा मिल गई, उसकी सजा पूरी हो गई। सजा हो जाए एक आदमी को 14 साल की, 15वें साल तो वो भी सजा मुक्त हो जाता है, तो उसकी तो सजा होगी। आपकी सजा क्या हुई। आपने तो अभी 90 का इस्तीफा दिया है, आपने स्पीकर के साथ इस्तीफे पेश कर दिए, कोर्ट में केस चल रहा है। क्या पता ये कानून है भी कि नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा कि एक बार स्पीकर को दिया हुआ इस्तीफा वापस लिया जा सकता है कि नहीं, ये भी कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट के मामले में बोलने से कोर्ट का अपमान होता है। मैं अपमान का कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूँ, इसका इंतजार करूंगा। और हमारी योजना तो तय है, हम तो जनवरी के महीने से तलाशे उम्मीदवार, खबरदार खबरदार कहते हुए निकलेंगे। और मेरे को पक्का विश्वास है 15-20-25 आदमी हनुमान के पास भी है, 5-10 आदमी किरोड़ी के पास भी है, 15-20 आदमी मेरे पास भी है, 4-5 आदमी पलाड़ा के पास भी है, 3-4 आदमी मारवाड़ देश के पास भी है, कुछ आदमी मध्य प्रदेश वालों के पास। सबको एक करके इन दोनों पार्टियों का जो कार्यकर्ताओं के साथ में अवमानना करके पक्षपात का रवैया है, इसकी सजा देंगे। लेकिन मैं एक बात और कह देता हूं,
मैं राष्ट्रीय राजनीति में केवल नरेंद्र मोदी का स्वागत करूंगा। अगले चुनाव में खासियत होगी, कई स्टेटों के लोग स्टेट चुनाव में तो भाजपा का विरोध करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में मोदी का समर्थन करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा देश होता है, देशभक्ति होती है, सनातन धर्म होता है, हिंदुत्व होता है, बॉर्डर की रक्षा होती है, सेनाओं का स्वाभिमान होता है। इस समय नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। हम भाजपा का राजस्थान में डट के विरोध कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के समर्थक रहेंगे। इसलिए हमारी कोई गेम को लोग डुप्लीकेट न समझे, इसके लिए मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं। सिंघवी जी, वसुंधरा राजे का राजस्थान में खासा भाजपा को स्थायित्व देने में काफी उनका योगदान रहा, लेकिन अभी वर्तमान की राजनीति में वसुंधरा जी मौन है। मौन का क्या कारण है, क्या वजह है, और क्या उनका आगे आने वाली राजनीति में भविष्य? देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं। वसुंधरा ने 25,000 लोगों की भीड़ में खड़े होकर मुझे राखी बांधी थी और अपना भाई कहा था। मैं उस सच्चाई के कारण वसुंधरा जी की आलोचना करना नहीं चाहता। बहन कैसे भी हो, भाई का कर्तव्य है उनके पक्ष में बोलना, मगर बोलने का कोई आर्गुमेंट बचा नहीं है। जब मोदी और अमित शाह ही फैसला करने वाले हैं और वसुंधरा जी उनको जीत नहीं पा रही है, तो उसके बाद कोई साथ नहीं है। आप तो कहते हो समर्थक, कोई समर्थक नहीं होता है। ये जो लोग वसुंधरा के साथ घूमे सब टिकट के याचक है। इनमें से एक आदमी लाओ जो खड़ा होकर बोले टिकट और नो टिकट, मैं वसुंधरा के साथ हूं। मैं भाई के नाते ये कहने की आज भी हिम्मत रखता हूं, पर न तो इनके प्रमोद उसकी मियाँ साहब की हिम्मत है, न प्रणामी की हिम्मत है, न और किसी की हिम्मत है। एक आदमी गुंजल हिम्मत कर सकता है, पर वो भी ऐसा करेगा नहीं। इसलिए वसुंधरा जी को बड़ी गलतफहमी है कि लोग मेरे साथ हैं। लोग आपके साथ इसलिए हैं कि उन्हें अपेक्षा है कि शायद आपको मोदी और अमित शाह क्षमा करके और अपनी टीम में ले आए। आज जब ये हो जाएगा कि नहीं, जगह है ही नहीं, तो साथ रहने की वजह ही नहीं बचेगी। नो जगह, नो वजह, गुड बाय, गेम ओवर, ये रहेगा वसुंधरा जी का। वर्तमान में जिस तरह से राजनीति के हालात बने हैं, राहुल गांधी यात्रा पर रहे हैं राजस्थान की, और उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह का स्वागत हुआ पूरे देश में और कहीं नहीं हुआ, और भाजपा की जनाक्रोश यात्राएं निकल रही हैं, क्या रंग दिखाएगी ये? देखिए, जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का प्रश्न है, बुरा तो लगेगा भाजपाइयों और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कांग्रेसियों, पर सुनो, राहुल गांधी ने 100वें कांग्रेस कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया है। क्या मैं इसकी तारीफ नहीं करूं? पर राहुल गांधी की मीटिंग में एक आदमी कान में हियरिंग मशीन लेकर गया। उससे पूछा हियरिंग मशीन क्यों ले गए? कहीं तो अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा सुनूं, एक भी नारा नहीं सुना, मशीन फेंकनी पड़ी। दूसरा आदमी कान में रुई डाल करके गया कि मैं सचिन गांधी जिंदाबाद का नारा सुनना नहीं चाहता हूं, और इतना ज्यादा नारा लगे कि रुई कान में घुस गई। अब आप अंदाज लगा लो, ये है। अब राहुल गांधी के साथ में सचिन पायलट है, तो भीड़ 10 गुनी है दौसा में, महुआ में, लालसोट में, वसुआ में, और नहीं है तो राम का नाम है। इसीलिए गहलोत के प्रभावित जिलों में यात्रा का प्रोग्राम बना ही नहीं, क्योंकि वहां जिंदाबाद तो नारे लगते। राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे, लगना चाहिए। बड़ी हिम्मत का काम किया है। 3000 की यात्रा को जैन साधु साध भी कर सकते हैं, राहुल गांधी ने की है। मैं राहुल गांधी आपके पिताजी के मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध थे, उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूं। कभी अकेले में मिलोगे तो कहानी सुना दूंगा, कहानी सुनकर आप भी गदगद हो जाओगे। इसलिए मैं जीवन भर राहुल गांधी का विरोध नहीं करूंगा। मैं जीवन भर वसुंधरा मेरी धर्म बहन का विरोध नहीं करूंगा, और मैं उस पार्टी की मदद ही नहीं करूंगा जो पार्टी पक्षपात के आधार पर राजनीति में अच्छे कार्यकर्ताओं की हत्या करती है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने 2 पद अपने लिए खुद नहीं पैदा कर लिए। आप सब पूरा राजस्थान मुझे चाणक्य कहता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री कहता है। अब आप मुझे बताइए, गुजरात में मैंने इतना जबरदस्त मोदी के पक्ष में काम किया, लोगों ने मुझे आप जाके मिल लो। मैं क्यों मिल लूं? क्या आपका फायदा होगा? फायदा लेना किसको है? मुझे फायदा लेना ही नहीं है, पद लेना ही नहीं है, जगह चाहिए ही नहीं, तो मैं स्वतंत्र हूं और सही बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि मरने के बाद भी लोग कहें ही वॉज ए बोल्ड एंड राइट मैन हु स्पोक ट्रुथ। वो मैं अपनी औकात से पैदा करूंगा मेरा नाम। इसमें मुझे मोदी की जरूरत नहीं है, सोनिया की जरूरत नहीं है, राहुल की जरूरत नहीं है, अशोक की जरूरत नहीं है, सचिन की जरूरत नहीं है। दिस इज माई ओन क्रिएशन। और आप लोगों की जरूरत है, मेरे श्रोताओं की जरूरत है, मेरी जनता की जरूरत है। जब जनता मेरे साथ है, श्रोता मेरे साथ है, फिर किसकी परवाह है? राजनीति में कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रगति करनी है तो एक पाले में बैठना पड़ता है, लेकिन आपके तो सभी पाले खुले हुए हैं। इसी वजह से लगता है कि आपको ऊपर फायदा नहीं मिल पा रहा है। फायदा चाहिए नहीं, 2 बातें अलग अलग है। अच्छा, आप मुझे क्या फायदा दोगे? आप जवाब दो। ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए एक जो ओम बिरला मेरा कार्यकर्ता था, वो तो लोकसभा अध्यक्ष बन गया। जो धनखड़ साहब मेरे नाथुराम जी मिर्जा की रैली में जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। आप मुझे क्या जगह दोगे? आप ही बताओ। आप कहोगे गवर्नर बन जा रहे, मूर्ख हूं, मुझे बड़ा राजमहल का घर नहीं चाहिए, मेरा अपना घर भी बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूं? वहां जाऊंगा तो बोल नहीं सकता। मेरी ताकत ऑरेटरी है, भाषण देने की कला है, बोलने की हिम्मत है। वो मेरी कैद हो जाएगी महल में, मुझे महल नहीं चाहिए।
मेरा परिवार अच्छा, मैं अच्छा, मेरा घर अच्छा, मेरी इमेज अच्छी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा, कई पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर रह गया। अशोक गहलोत के विरोध के बावजूद भी 2 बार कैबिनेट मंत्री बन गया ना, कांग्रेस में बन गया, बीजेपी में बन गया, कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बन गया, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बन गया, बीजेपी का पॉलिटिकल एडवाइजर बन गया, वसुंधरा राजे के राज में कैबिनेट मंत्री बन गया, जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बन गया, उमा भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया। इतनी जगह तो किसी के पास नहीं है। इसलिए जब मोदी के कहने पर मैंने नड्डा से टाइम मांगा तो नड्डा ने मुझे भेजा अपनी डिटेल भेजो। तो मैंने कहा नड्डा जी मेरी तो ये डिटेल है, मैं पूरे हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, मैं स्वतंत्र पार्टी का जिसके 44 MP थे और आपका अटल बिहारी एकमात्र था, तब मैं उसका राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजर रहा। मैं और गायत्री देवी और महाराव लक्ष्मण सिंह के साथ रहा, उनका एडवाइजर रहा, स्वतंत्र पार्टी का एडवाइजर रहा, नाथुराम जी के पुत्रवध रहा, कल्याण सिंह जी के ब्रदरवध रहा। मेरा तो बहुत अचीवमेंट है नड्डा जी। मेरे कारण मध्य प्रदेश के 3 चीफ मिनिस्टर खड़े रहते थे, कमलनाथ, जोगी और दिग्विजय सिंह। आप मुझसे डिटेल पूछते हो। जब आपको प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि मिलो तो आपको पंचायत करने की जरूरत सीधा बुला के मिलते। आप प्राइम मिनिस्टर ने जिसको भेजा होगा तो पीएमओ का फोन को फुकट में आता है क्या? आपने मुझे कहा डिटेल भेजो, तो मैंने ये सब डिटेल भेज के पूछ लिया। नड्डा जी मुझे आप अपनी डिटेल भेजो। तो जगह आदमी को पद लेना होता है वो इस प्रकार के जवाब नहीं देता है। वो कहता है हुजूर हुक्म, कब आऊँ? 4 घंटे खड़ा रहूँ, 8 घंटे खड़ा रहूँ, 12 घंटे खड़ा रहूँ, वापस आऊँ फिर जाऊँ, मेरे से धंधा नहीं होता है। आप मानते ही नहीं, मैं हूँ जैसा ही हूँ, मैं रॉन्ग हूँ तो भी संतुष्ट हूँ। मेरा संतोष मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा संतोष किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। और मैं आपसे फिर कह देता हूँ, मेरा एक सिद्धांत जीवन में याद रखना, पद से बड़ा स्वाभिमान होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है, पद नहीं होता है। व्यक्तित्व बढ़ाता है इसलिए जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया ये आज भी अमर है। पद वाले तो कई आए, कई चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्वापर युग में कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यही ध्येय अपना कर चल रहे हैं राजनीति में चंद्रराज सिंघवी। क्या इनको किसी पद की जरूरत है या भविष्य में रहेगी, यह तो समय ही बताएगा और समय ही तय करेगा। लेकिन अपने पद पर चलते रहते इनका ध्येय बन गया है चरे वेती का। चलते रहिए, कर्म की इच्छा फल की इच्छा छोड़ के कर्म करते रहो। भगवान एक न एक दिन सबकी सुनेगा और सबकी मन की मुराद पूरी करेगा। अब आने वाले समय में क्या राजस्थान के हालात होंगे और क्या राजनीति होगी, यह तो समय ही बताएगा। हम आपको ऐसे ही किसी नेता से और मुलाकात कराते रहेंगे।